हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज अपन कवर करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया ई 51001 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन अपना, मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक सेक्टर और निजी सेक्टर का मिश्रण होती है। उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है आर्थिक स्वतंत्रता रहती है, निजी संपत्ति का अधिकृत कीमत है। तो उपरोक्त सभी है। भारत की अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई, तो इसमें मिलीजुली अर्थव्यवस्था मिली है तो अपना मिलीजुली आंसर हो जाएगा। समाज द्वारा किस आर्थिक समस्या का सामना किया जा रहा है? समाज द्वारा बेरोजगार किया जा रहा है, असमानता किया जा रहा है, सभी तो गरीबी किया जा रहा है। तो ये सभी हो गए। पूंजीवाद किससे संबंधित है? पूंजीगत वस्तुओं के निजी स्वामित्व से संबंधित है। अर्थव्यवस्था में क्रियाओं का क्रम क्या होता है? पहले उत्पादन होता है, फिर उसका विनिमय होता है, फिर उसका वितरण होता है। तो उत्पादन निम्न से किस वर्ष योजना आयोग स्थापना? योजना वर्ष 1950 में किया गया था। फिर योजना आयोग को खत्म करके अपने 2015 में नीति आयोग की स्थापना की थी। तो ये नीति आयोग का 1950 में हो गया। 2014 के अंतिम तिमाही में किस देश की विकास दर सबसे अधिक थी? भारत की। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो प्राकृतिक तो उसे क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक प्राथमिक कहते हैं, तो उसे प्राथमिक सेक्टर कहेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा किस सेक्टर में आती है? किस सेक्टर में आती है? ये सेवा सेक्टर में आती है। तो और कुछ नहीं है। तो इसमें बौद्धिक संपत्ति, बौद्धिक मतलब एक तरह से अपना दिमाग यूज करना, किसी की सेवा करना, तो ये हुआ सेवा सेक्टर, तो ये बौद्धिक। मानव विकास सूचकांक में किन संकेतों का उपयोग किया जाता है? जीवन प्रत्याशा रहता है, जीवन स्तर रहता है, शिक्षा होती है। तो ये सभी हो गए। लिंगानुपात की परिभाषा है तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत किस स्थान पर आता है? 130। मानव विकास सूचकांक का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मानव विकास के सूचकांक का जन्मदाता माना जाता है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण है पिछड़ी कृषि व्यवस्था, प्राकृतिक आदि, बेरोजगारी। उपरोक्त सभी। निरपेक्ष गरीबी में शामिल नहीं है। उत्पादन में वृद्धि निरपेक्ष गरीबी में शामिल नहीं है। भारत में अधिकांश प्रच्छन्न बेरोजगार मतलब छुपी हुई बेरोजगारी के व्यक्ति पाए जाते हैं कृषि सेक्टर में। बेरोजगारी में से निम्न किसकी ओर ले जाती है? बेरोजगारी निम्न से किसको ले जाती है? जनशक्ति में हानि होती है, उत्पादन में हानि होती है, पूंजी निवेश होती है। उपरोक्त सभी हो गए। इनमें से बेरोजगारी में अल्प रोजगार और खुली बेरोजगारी के रूप में दिखाई देता है शिक्षित बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी बोलते हैं शिक्षित। चैप्टर 2 कृषि साक्ष्य से है मतलब कृषि ऋण। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना कृषि ऋण कहलाता है। निम्न से कौन सा कृषि वित्त का प्रकार नहीं है? अल्पकालीन उपभोग मध्य। सब्सिडी तो वित्त नहीं होता, ये अपने को दी जाती है अपने। भारत में कृषि वित्त की स्रोत संस्था के रूप में कार्यरत है नाबार्ड है। निम्न से कौन सा कारण भारतीय कृषि की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है? निवेश का अभाव है, पर्याप्त अनुसंधानी कमी उत्तरदायी है, सब्सिडी का दोषपूर्ण वितरण है, सरकार द्वारा कृषि शिक्षा बोलवा ये नहीं है। बाकी सभी दयनीय स्थिति के कारण है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत था, तो मैंने इसमें नहीं देख लेना आपके हिसाब से। ये जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने। किस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किया गया। महलवाड़ी में किसान मतलब गांव का एक मुखिया होता था, उससे लगान लिया जाता था। जागीरदारी जो वारेन हेस्टिंग्स शुरुआत की। भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया? 1950 में। इनमें से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता? सहकारी कृषि, चकबंदी, ड्रिप सिंचाई, काश्तकारी द्वारा आता है। सहकारी कृषि नहीं आता। भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन के प्रणेता पर किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। 20वीं शताब्दी में नई कृषि नीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? 1960 के दशक में। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग, इंडिया में एम एस स्वामीनाथन। तो इसका क्वेश्चन तो नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। निम्न से कौन सा हरित क्रांति का लाभ नहीं है? पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन। कोई हरित क्रांति का लाभ नहीं है। हरित क्रांति के अंतर्गत HYV से आशय है उच्च पैदावार देने वाली किस्म। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषित की गई। 28 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई। केंद्र सरकार के अनुसार मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर
किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण समझौता अधिनियम 2020 को प्रदान करता है। ये अच्छी मार्केटिंग विपणन सुविधा प्रदान करता है। चैप्टर 3 कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उद्योग होते हैं उनको कुटीर उद्योग कहते हैं। दस्तकार या ग्रामीण द्वारा अपने घर पर आवश्यक वस्तु का निर्माण करना दस्तकार कहलाता है। ये लघु उद्योग की परिभाषा है। निम्न से कौन सा औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है? कृषि विकास, आधारभूत सुविधाओं का विकास, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन सभी औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। 1911 की जनगणना अनुसार उस देश में कारखानों की संख्या कितनी थी? 7100 से 7100 से अधिक। तीसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? 20.10%। तो भारत के प्रथम विश्व युद्ध में प्रारंभ होने कितनी सूची? इसका उत्तर है 264। भारत में औद्योगिक विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? तो अपने तीसरी पंचवर्षीय योजना बाद 3 वार्षिक थी 1966, 67, 68 में 3 वार्षिक योजनाएं। उसके बाद चौथी 1969 से स्टार्ट हुई थी, तो सी 1969। राष्ट्रीय समता कोष का प्रबंधन करता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारत में औद्योगिक नीति की ठोस रूपरेखा किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1956 में। भी औद्योगिक नीति 1956 का मुख्य उद्देश्य था सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना, विकास करना, तेज गति करना, उपरोक्ति सभी। डी ऑप्शन। निम्न से कौन सी लघु उद्योग की मुख्य विशेषताएं हैं? विपणन की समस्या, कच्चे माल सभी, ये सभी लघु उद्योग की मुख्य समस्या है। किस वर्ष में उद्योग विकास अधिनियम पारित किया गया? अक्टूबर 1951 को पारित किया गया। नई औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 को घोषित की गई। PSU पब्लिक सेक्टर टेंडरिंग होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो गए। वर्ष 2013-14 में देश की सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत सेवा क्षेत्र से प्राप्त हुआ? 57%। नई उद्योग नीति की मुख्य कमियां थी अस्थिरता, विसंगतियां और खतरा, उपरोक्त सभी। दी। चैप्टर 4 निम्न से कौन सा आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? आधुनिकरण, समानता, आर्थिक निर्धनता, दूसरा ये उसका उद्देश्य नहीं है। निम्न से औपचारिक रूप से किस वर्ष आर्थिक नियोजन की कल्पना की गई? 1951 में आर्थिक नियोजन की कल्पना की गई। आर्थिक नियोजन मुख्य आर्थिक निर्णय में सहायता करता है। क्या, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, जो अर्थव्यवस्था के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित समिति के द्वारा निर्णय लिया जाता है। यह कथन किसका है? HD डिकिंसन का। निम्न से कौन सा भारत में आर्थिक नियोजन में कमी या विफलता का कारण है? धीमी वृद्धि, कृषि की उपेक्षा, बेरोजगारी, ये सभी आर्थिक नियोजन में विफलता के कारण है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इससे पहले योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 1950 को थी। नीति आयोग किसके स्थान पर गठित किया गया? योजना आयोग के स्थान पर। वर्तमान में नीति आयोग अध्यक्ष तो PM होता है। PM उस टाइम में कोई भी हो वही उसका अध्यक्ष होता है। तो अब इस टाइम पे PM प्रधान मोदी जी है, तो नरेंद्र मोदी उसके अध्यक्ष हो गए। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के कार्य देश के संसाधनों को प्रभावी संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना, मंद करने वाले कार्य इंगित करना और आकलन करना। तो ये हो गया नीति आयोग का कार्य। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महानवोल्स मॉडल पर। गरीबी हटाओ नारा किस पंचयोजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचयोजना में किस पर जोर दिया? आत्मनिर्भरता की और स्तर विकास गति पर। CRR और SLR के मुख्य उद्देश्य बैंक की तरलता स्थिति पर। 1 मिनट। साथ में जो खाना में आपने नहीं बोल दिया था? नहीं, वो रात को भूख लगी थी तो मैंने बना लिया था। हाँ, ओके। सॉरी, अपना था 14 क्वेश्चन। CRR और SLR का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बैंक की तरलता स्थिति है। निम्न से कौन सा शब्द सरकार को ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तंत्र को इंगित करता है?
SLR वैधानिक तरलता अनुपात। मौद्रिक नीति की असफलता का मुख्य कारण है बैंकों के पास नकद अधिकता, गैर मौद्रिक सेक्टर, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संकट। उपरोक्त सभी। राजकोषीय नीति के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? सरकार का बजट है, कर नीति है, घाटे की वित्त व्यवस्था है। तो उपरोक्त सभी हो गए। किस प्रकार के बजट में संभावित आय और व्यय बराबर होते हैं? संतुलित बजट में। अतिरिक्त बजट में सरप्लस होता है, घाटे के बजट में घाटा होता है, इसमें थोड़ा पॉजिटिव में। तो इसमें अपना क्वेश्चन होगा संतुलित बजट दोनों बराबर होते हैं। भारत की कर नीति की विशेषता है। भारत की कर नीति में कर ढांचा होता है, केंद्रीय और राजस्व बहुत कम होता है, समाप्त होती है। उपरोक्त सभी है। घरेलू आर्थिक क्रियाओं व राष्ट्र राज्य से दूर संपूर्ण विश्व में भौगोलिक स्थानांतरण ही वैश्वीकरण है। यह कथन किसका है? यह कथन डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिस्ट द इकोनॉमिस्ट में लिया गया है। इनमें से कौन सा निजीकरण की विशेषता नहीं है? ये सरकारी तंतु आकार का होना यह है, इसका उद्देश्य होता है निजीकरण का। लेकिन वस्तु सेवा मूल्य निर्धारण, आयात निर्यात को सरल, ये दोनों इसकी विशेषता नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा BNC। चैप्टर 5। वह व्यापार जो सामान्य क्रेताओं विक्रेताओं के लिए मध्य स्थान विशेष तक की सीमित रहता है तो कहलाता है स्थानीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अन्यत्र किस नाम से होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दो नाम से होता है, बाह्य व्यापार और विदेशी व्यापार। बाह्य व्यापार और विदेशी व्यापार, तो यहाँ भी दोनों। आयात निर्यात की गई वस्तु के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है विदेशी व्यापार का मूल्य। वर्ष 2020-21 में भारत की आयात में एवं अन्य संबंधित उत्पाद में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? 4.5%। निम्न से कौन सी भारत के व्यापार की विशेषता नहीं है? निर्यातों का निम्न विस्तार। चालू खाते के मुख्य घटक है वस्तु सेवा के निर्यात और आयात, निवेश, आय, वर्तमान स्थान। उपरोक्त सभी। जब घाटा होता है तब भुगतान कुल प्राप्ति से अधिक हो जाता है, तो उस स्थिति में जो अपना जमा धन है और जमा धन की स्थिति में ऋण अधिक हो जाता है, तो ये भुगतान घाटे, जब घाटे की स्थिति होती है, जमा कम और ऋण अधिक हो जाता है, तो जमा और डेबिट। भुगतान संतुलन संकट 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। माल के आयात निर्यात के संतुलन को क्या कहा जाता है? व्यापार का संतुलन। वर्ष 2014-15 में निम्न देशों में से किसके साथ सतत व्यापार अधिनियम चला गया? अमेरिका के साथ चलाया है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ नहीं है? इससे देश में आस्था बढ़ती है और सरकारी कामकाज में विदेशी हस्तक्षेप खतरा बढ़ता है, यह इसके लाभ नहीं है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है? उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ग्रामीण क्षेत्र में कर सेक्टर के लिए काम करता है। FDI का पूरा नाम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वैश्वीकरण से किनकी जीवन स्थिति में सुधार किया जाता है? वैश्वीकरण से इसमें कोई नहीं है। भारत में अप्रतिबंधित मार्गों के माध्यम से खुदरा सेक्टर में FDI के लिए अनुमेय सीमा है, जिसमें प्रतिबंध नहीं है, उनमें 100% की FDI है। निम्न से कौन सा कथन विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है? आधिकारिक तौर पर उसका कथन नहीं, इस टाइम पे गेट का किया गया था। निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिशत हिस्सा 10% है, ये सत्य नहीं। निम्न से कौन सा ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहलाता है? IMF और विश्व बैंक, क्योंकि इनकी घोषणा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और विदेशी संस्थागत निवेशक दोनों में से किसी देश में निवेश से संबंधित निम्न से कौन सा कथन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है? सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ये FII सामान्य रूप से पूंजी की प्रभुत्वता बढ़ाने में मदद करता है, जिसे शेयर मार्केट में लगा दिया, जबकि FDI केवल विशेष सेक्टर को लक्षित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा टाइम लेने के लिए सॉरी, थोड़ा बीच में काम